गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है कि हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो फर्स्ट चैप्टर है मुख्य कार्यपालिका वो शुरू किया हुआ है। तो उसी टॉपिक को आज हम आगे बढ़ाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मुख्य कार्यपालिका क्या है, इसका क्या अर्थ है या मुख्य कार्यपालिका किसे कहा जाता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। तो आज हम जो अपना काम करेंगे वो है आगे मुख्य कार्यपालिका के कार्य। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कि आपको पहले से ही पता है कि सरकार के 3 अंग होते हैं, विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो उन तीनों अंगों में से जो महत्वपूर्ण अंग होता है वो होता है कार्यपालिका। प्राचीन समय में या मध्य युग में तो क्या होता था कि सरकार की जो शक्तियां हैं यानी तीनों अंग एक ही राजा के अधीन कार्य करते थे। कहने का क्या मतलब है कि राजा ही कानून बनाता था, राजा ही कानूनों को लागू करता था और राजा ही कानूनों की व्याख्या किया करता था। लेकिन समय में परिवर्तन के साथ साथ राजा या सम्राट की शक्तियां सीमित हो गई, या यूं कहिए कि राजा या सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया और उसका स्थान किसने ले लिया? लोकतंत्रीय अध्यक्ष ने। तो आधुनिक लोकतंत्रीय युग में सरकार की शक्तियां बटी हुई है। जिस तरह से प्राचीन समय में मैंने आपको बताया कि सरकार की सारी शक्तियां यानी जो तीनों अंग हैं उनकी सारी शक्तियां एक ही हाथ में होती थी, लेकिन समय बदलने के साथ साथ इन तीनों अंगों की शक्तियां भी बट गई। आजकल सरकार को केवल पुलिस कार्य ही नहीं करने पड़ते बल्कि कल्याणकारी कार्य भी करने पड़ते हैं। कहने का अभिप्राय यही है कि कार्यपालिका को अपने मुख्य प्रशासकीय कार्य के अलावा और भी बहुत सारे वैधानिक, न्यायिक, सैनिक, वित्तीय, कूटनैतिक कार्य भी संपन्न करने पड़ते हैं। तो जो मुख्य कार्यपालिका के कार्य हैं उनको हम दो भागों में बांटते हैं। दो भागों में, दो भाग कौन से? पहला है राजनीतिक कार्य और दूसरा है प्रशासकीय कार्य। दोबारा से फिर देखें मैंने कौन कौन से बताए, राजनीतिक कार्य और प्रशासकीय कार्य। तो पहले हम राजनीतिक कार्यों के बारे में बात करेंगे कि जो हमारी मुख्य कार्यपालिका है उसके राजनीतिक कार्य कौन कौन से होते हैं। तो राजनीतिक कार्य के अंतर्गत जो कार्य आते हैं उनमें है, पहला देखें, विधान पालिका द्वारा पास किए गए सभी बिलों पर हस्ताक्षर करना। प्रिय विद्यार्थियों, आपको पता है कि संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। कोई भी बिल, कानून कब बनता है? जब पहले बिल संसद के दोनों सदनों में से पास हो जाता है। जैसे मान लीजिए पहले बिल किसी भी सदन में चला गया, चाहे मान लीजिए लोकसभा या राज्यसभा में, मान लेते हैं हम पहले बिल लोकसभा में गया, जब लोकसभा में से पास हो जाता है उसके बाद फिर वो कहाँ जाएगा? राज्यसभा में। तो जब दोनों ही सदनों में से पास हो जाता है तो हम कहते हैं कि ये बिल संसद में पास हो गया। और जब बिल संसद में से पास हो जाता है तो उसके बाद कहाँ जाता है? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति कौन है? हमारी मुख्य कार्यपालिका। तो जब कोई भी बिल संसद द्वारा पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति उसके ऊपर हस्ताक्षर कर देता है, तभी जाकर वो बिल क्या बनता है? कानून बनता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये बात कही गई है कि विधान पालिका द्वारा पास किए गए सभी बिलों पर हस्ताक्षर करना। हस्ताक्षर कौन करता है? मुख्य कार्यपालिका। इसके बाद है नंबर 2, अध्यादेश जारी करना। अध्यादेश, तो अध्यादेश क्या होता है? अध्यादेश का अर्थ समझने से पहले आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए कि जितने भी ये कानून बनते हैं, बिल पास होते हैं, ये सारे कार्य तब होते हैं जब संसद का अधिवेशन चल रहा हो। अब मान लीजिए कई बार हालात ऐसे हो जाते हैं कि संसद का अधिवेशन न चल रहा हो और उस समय किसी कानून की आवश्यकता पड़ जाए, तो ऐसी परिस्थितियों में फिर देखें मैंने क्या बताया आपको कि अगर संसद का अधिवेशन न चल रहा हो और किसी विशेष कानून की आवश्यकता पड़ जाए, तो ऐसी विशेष परिस्थितियों में जिस कानून का निर्माण किया जाता है उसको बोलते हैं अध्यादेश। विशेष परिस्थितियों में बनाया गया कानून। तो अध्यादेश जारी करना भी किसका कार्य है? मुख्य कार्यपालिका का। इसके अलावा है संसद का अधिवेशन बुलाना, स्थगित करना, भंग करना इत्यादि। बजट पास करवाना, सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को
स्वीकृति दिलवाना। सरकार की जितनी भी नीतियां हैं, जितने भी कार्यक्रम हैं, उन सब की परमिशन कहाँ से मिलती है? मुख्य कार्यपालिका से। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करना। अब पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी पहचान बनती है किसी देश की, वो किसकी वजह से बनती है? मुख्य कार्यपालिका की वजह से। क्योंकि मुख्य कार्यपालिका ही अपने राष्ट्र का क्या करती है? प्रतिनिधित्व। इसीलिए ये बात यहाँ पर ये कही गई है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी मुख्य कार्यपालिका होती है, वो क्या करती है? पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है। अब जैसे इस बात को हम इस एग्जाम्पल से आसानी से समझ सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए दो देश हैं, भारत और अमेरिका। अब दोनों देशों के बीच में कोई संधि या समझौता होता है, तो समझौते के ऊपर किस किस के हस्ताक्षर होंगे? अमेरिका के राष्ट्रपति के और भारत के राष्ट्रपति के। तो इस तरह से दोनों ही व्यक्ति अपने अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसके बाद है युद्ध, शांति और व्यवस्था संबंधी कार्य करना, राजनीतिक मामलों का प्रबंध करना। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने राजनीतिक कार्य किए हैं। बाकी जो आगे हैं प्रशासकीय कार्य, ये हम कल करेंगे। धन्यवाद।